ये तो मोटिवेशन की बात हो गई ना। आप यही उदाहरण के तौर पर समझाइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने तरफ से विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने के क्षेत्र में कैसे प्रयास करें? आपके गांव में लगे, जिस गांव को जरूरत है उस गांव की जनता को बुलाया जाएगा। उस गांव में भैया ये पैसा आया है, आप लोग इसको लगवाइए, क्या काम कराना चाहते हैं। हम किसान को चाहेंगे कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके अच्छे से अच्छे जो है बीज, खाद समय से, प्रकृति से जो लड़ रहे हैं उनको अच्छी उपलब्धि हो। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या को क्या दिखती है? मैं कभी नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये हरिजन है, ये मुसलमान है, ये नहीं। हमारे लिए सब पूजनीय है यदि वो मनुष्य है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। जो हमारे किसान, जो गरीब किसान है, जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए है। तमाम समस्याएं जो है प्रश्न आपसे यह था कि क्या आप चुनाव जीतने के बाद आप बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? जितने भी नेता हैं उन नेताओं से आप अपने आप को कैसे भिन्न मानते हैं? अपने शिक्षा कार्य में जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था तो आप सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे न बढ़ के राजनीति में क्यों आना? मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने शिक्षा कार्य के दौरान कई विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र के ढेर सारे फार्मूले सिखाए और जब ये शिक्षा कार्य से सेवानिवृत्त हो गए तो इन्होंने समाज के कई सारे ऐसे चुनौतियों को देखा, कई सारी ऐसी समस्याओं को देखा। उसे देखने के बाद इनको लगा कि इसका समाधान होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया और वार्ड नंबर 43 के भावी जिला पंचायत सदस्य हैं ऐसे श्री अखिलेश्वर पांडे जी आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपने शिक्षा कार्य में जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था तो आप सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे न बढ़ के राजनीति में क्यों आना चाहें? हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में जो है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी जनता जो है, किसान जो है, तमाम समस्याओं से उलझी हुई है। तो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए एक एक करके और रास्ते पे लाया जाए जिससे कि सारी जनता का, युवा का विकास हो। आप तो रसायन विज्ञान के शिक्षक रहे हैं तो फिर आप समाज से कैसे अपने आप को जोड़ पाए? एक भावना उत्पन्न हो गया दिल में कि जिससे जो है किसान और युवा जो हमारे जो है नए पीढ़ी के जो है भटक रहे हैं इधर उधर, तमाम डिग्रियां लेने के बाद भी जो है उनको जो है बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए जिससे उनका जो है प्रगति हो। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या को क्या दिखती है? आज हमारे समाज में देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। जो हमारे किसान, जो गरीब किसान है, जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए है। तमाम समस्याएं जो है पड़ी हुई है और धीरे धीरे यदि सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से इसको जनप्रतिनिधि समस्या का समाधान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इससे पहले भी जब चुनाव होते तो कई सारे नेता जब आते हैं समाज में तो यही कहते हैं कि यहाँ ये समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वो भी नहीं करते। तो आखिर जनता पे विश्वास क्यों दिखाए? वो उनकी जो है उनकी समस्या है। वो जितना हमको उपलब्ध होगा हम चाहेंगे कि युवा और किसान को अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी नई पीढ़ी के लिए वो आगे बढ़े। समाज में अन्य जितने भी नेता हैं उन नेताओं से आप अपने आप को कैसे भिन्न मानते हैं? भिन्न नहीं है। हाँ, अपने अपने सेवा और अपने अपने कार्य करने की जो पद्धति है सबका अलग अलग है। अपने कुछ कार्य पद्धति के बारे में बताइए कि आप मतलब कैसे भिन्न हैं। जैसे आप समाज में जब जाएंगे लोगों से वोट के लिए अपील करेंगे तो लोग पूछेंगे ना आपसे कि हाँ वो भी आए थे, मैंने वोट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आखिर आप क्या करेंगे? हम उनके गांव की समस्या को जो है, जो सड़क से नहीं यदि जुड़ा है, मेन सड़क से नहीं है, नाली है, हाँ, गांव में स्वास्थ्य नहीं है, कोई मानो हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा विद्यालय नहीं है, तो उसको उनके धरातल पर उतारा जाए। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि जो है यह हो। अक्सर देखने को मिलता है जिला पंचायत जब चुनाव होता है तो कई बार ऐसे सदस्य होते हैं जो चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो 10 लाख 15 लाख में बिक जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसी वो अलग समस्या है, वो तो परिस्थिति है ना, कैसे क्या होगा। हाँ, बिकने वाले बिक जाते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है जब बिक जाते हैं तो जो अध्यक्ष होंगे वो काम देंगे नहीं काम देंगे तो हम उनसे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, मांगेंगे, उनसे मांग करेंगे। तो हमारे क्षेत्र में काम हमारा प्रश्न आपसे यह था कि क्या आप चुनाव जीतने के बाद आप बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? नहीं, ये नहीं।
ये हमारे जहन में नहीं है, आप ये बिकेंगे हमारे नहीं। दिलो दिमाग में नहीं है कि हम बिक जाऊं। हाँ, वो काम हमें न दें, उनके ऊपर हम शिकायत करेंगे, कहेंगे कि हमारे गांव में चल के देखिए बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, इन समस्याओं को हल किया जाए, तमाम समस्याएं आएंगी। जिस तरह का समस्या उत्पन्न होगा उसका समाधान है। विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या योजना है? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? हम तो हमेशा छात्रों की तरफ से रहे हैं, छात्र हित में ही काम किए हैं जी। अपने अध्यापक काल में, और कोशिश करेंगे कि उन युवाओं को अच्छे से अच्छे रोजगार मिले। पढ़ने के बाद वो बेकार अपने घर माता पिता का जो एक बोझ बन के बैठे हुए हैं, उनको तमाम आजकल तो आज नौकरियां ज़्यादा है पहले की अपेक्षा जी। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। जो युवा प्रतिभाशाली है वो आज नहीं कल वो अपनी नौकरी पकड़ ले रहे हैं। पहले था कि मतलब लोग इंटरव्यू देते थे, आज हर कदम पे जो है नौकरी रखा हुआ है। उन युवाओं के जो लोग आलसी हैं, जो नहीं पढ़े लिखेंगे, उनके लिए कहीं जगह नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं, चूंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है और शिक्षा का स्तर भी यहाँ बहुत कम है, चूंकि आप एक शिक्षक रहे हैं तो आप सब चीज़ देख भी रहे हैं, तो यहाँ के विद्यार्थी कैसे इस बात को समझ पाए कि यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरी है और हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है? नौकरी नहीं मिल पा रही है या तो उनकी अपनी कमी है, उस समस्या, हर समस्या का समाधान है। किसी तरह का अपने जीवन में कोई भी हो, समस्या कितना हो बड़ा हो, उसका समाधान है। यदि हम छात्र जीवन में हमें नौकरी नहीं मिल रहा है पढ़ने लिखने के बाद, तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य और हमारे पढ़ाई में जो शिक्षा हमने एजुकेशन लिया है उसमें कमी है। नहीं, फिर भी आप तो फिर वही बात कर रहे हैं जो अन्य लोग भी करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाइए ना कि कोई अगर विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है या उसको अपनी नौकरी कैसे देंगे? दोष अपने में हम खोज के वह व्यक्ति आज से यदि दृढ़ संकल्प हो जाए कि हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी उसको मिलेगा। नहीं, ये तो मोटिवेशन की बात हो गई ना। आप उदाहरण के तौर पर समझाइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने तरफ से विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने के क्षेत्र में कैसे प्रयास करेंगे? हमारे क्षेत्र में तो कोई इस तरह की कंपनी और फैक्ट्री नहीं है जहाँ की उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए, लेकिन बाहर भेजने का कार्य जो है, हाँ, उनके मार्गदर्शन का हम काम करेंगे कि आप लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ट्राई कीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा टेक्निकल ITI है जो हाई स्कूल पास करने के बाद डिग्री मिलती है 2 साल का। आज ITI के बच्चे जो हैं जिस स्टेट से लिए हैं वो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली चले जाएं, उनके लिए जॉब पड़ा हुआ है। नहीं एक फैक्ट्री में मिलेगा, दूसरे में हम ट्राई करेंगे, दूसरे जॉब में ट्राई करेंगे। हर ट्राई पे उनको कहीं ना कहीं समस्या यदि आता है तो उसका समाधान होगा, मिलेगा। लेकिन हम घर बैठ के बेलपार में तो मिलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है कि हम घर बैठ के फार्म भर दिए और कल हमको जाना है और गए नहीं, तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल दौड़ना पड़ेगा जी। अच्छा, एक प्रश्न और मेरा है कि हर नेता जब चुनाव में आते हैं उनके कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं, आपके प्रमुख मुद्दे क्या है? कुछ 5 ऐसे मुद्दों का नाम बताइए जो आप चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद प्रमुखता से उस पर काम करेंगे। सबसे प्रथम तो ये है कि हम चाहेंगे कि युवा को जो है ज़्यादा रोजगार मिले। ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे बच्चे हैं जो BSc MSc करके अपने घर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार मिले, किसी न किसी तरह का रोजगार मिले। और आज जो वो बच्चे 10 रुपया के लिए मोहताज है, एक छोटा सा ही बिजनेस करें, कुछ हम अपने तरफ से हेल्प करेंगे, कुछ बैंक से, आजकल बैंक से लोन हो रहा है, करा के उनको स्थापित किया जाए। यदि 100 बच्चे हैं, हमने बहुत कम यदि किया, 30 से 40 कर दिए तो 40% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबका मैं भाग्य विधाता नहीं हूँ जी। सबको मैं 100 बच्चों को चलाने का कोशिश करूंगा कि वो रोजगार पकड़ लें जी। ठीक है, लेकिन उसमें से यदि हम 40 को ही हम सफल मान लेते हैं तो हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा मानेंगे, अपने कर्म को अच्छा मानेंगे। बिल्कुल, हाँ, कि हमने काम किया उनके साथ। मैंने आपसे 5 मुद्दा हम उनके लिए, तो आपने तो सुबह से लेकर जी रात तक उनके साथ जो है मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे कि आप इस क्षेत्र में दौड़िए, मैं आपके साथ उनको जगाऊंगा, सुबह जगा के लेके जाऊंगा कि आप इस क्षेत्र में आइए और काम कीजिए।
ये तो आपका एक मुद्दा हो गया कि आप विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ेंगे। पहला आपके और 4 मुद्दे क्या क्या है? दूसरा जो है, हम किसान को चाहेंगे कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके अच्छे से अच्छे जो है बीज, खाद समय से, प्रकृति से जो लड़ रहे हैं उनको अच्छी उपलब्धि हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहेंगे जी कि उनके गांव तक जो भी सुविधाएं हैं सरकार द्वारा उनको उपलब्ध हो। बुनियादी जो सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट दे रही हैं उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे उस गांव के, उस समाज का स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। 3 मुद्दे हो गए, और आपके 2 मुद्दे कोई? सड़क का, जो गांव जो है सड़क से नहीं जुड़ा है, हम जिस दिन सदस्य होंगे अपने अध्यक्ष जी से, जिलाधिकारी से मिलके उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य करेंगे। यदि नहीं जुड़ा है तो जी। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, टोला ऐसे हैं जहां बिजली के पोल नहीं है, बिजली के बल्ब, लाइट नहीं पहुंचा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव से जोड़ के पोल को दौड़ा के, बिजली को दौड़ा के उस गांव तक उजाला लाएंगे। लेकिन आपने इन 5 जो मुद्दे अपने बताए, फिर ये तो वही पुराने मुद्दे हैं। हम किसी भी नेता से बात करते हैं तो सब लोग यही गिनवाते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम सड़कें बनवाएंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन आपका कुछ अलग नहीं दिख रहा, आपका कुछ अलग विजन। आप तो शिक्षक है ना, तो आपका तो कुछ विजन अलग होना चाहिए। पहला हमारा यही है कि हम अपने युवाओं को, चूंकि अध्यापक के साथ जो है हमारे छात्र जो हैं, और आज के परिवेश में देखा जाए तो माता पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ जो है उनके पुत्र हैं, बेरोजगार पुत्र। बेरोजगार पुत्र उनके लिए बोझ बने हुए हैं। सही बात, बिल्कुल बोझ बने हुए हैं। उस बोझ को दूर किया जाए। मुख्य मेरी लड़ाई यही रहेगी कि हर गांव के हर युवा को जो जिस स्तर से उनके पास शिक्षा है उनको कहीं न कहीं जोड़ा जाए, चाहे वह नौकरी का हो या बिजनेस का हो, व्यवसाय का हो। यही 2 ट्रेड है, ऐसे बढ़िया। उनको गांव में ही बिजनेस कराया जाए कि भाई आप कुछ मत कीजिए, अपने गांव में खाद बीज का दुकान कर लीजिए, आपका इससे परवरिश चल जाएगा। बहुत छोटी सी चीज जो है सब परिवार में है। किसी बच्चे को जो है ये किराना का दुकान कराया जाएगा कि उस गांव में सबको जो है यह चीज की जरूरत है, आप कर लीजिए, जिससे आपको 100 रुपया तो रोज मिलेगा। घर बैठे अपने ही घर में कीजिए और गांव के लोगों को बताइए कि मेरे पास जो है ये सामान मिल रहा है, जो आप भाजपा रानी में जा रहे हैं गांव से निकल के, मेरे पास उपलब्ध है, आप ले जाएं। तो उसका व्यवसाय चलेगा, बिजनेस होगा। आज अपने गांव को देगा, कल दूसरे गांव के लोगों को जोड़ेगा, कल तीसरे। यदि वो 10 गांवों को जोड़ ले और 100 रुपया यदि एक गांव से कमाता है तो 1000 रुपया प्रतिदिन उसको मिला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस व्यक्ति को किराना की दुकान से, खाद बीज की दुकान से तो 30,000 रुपया महीना उसका हुआ। 30,000 का मतलब हुआ कि वह बॉम्बे जाके, दिल्ली जैसे शहर में जाके 60,000 का नौकरी करेगा तो 30,000 रुपया नहीं बचत कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर पे ही उसको रोटी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगा, बाथरूम का उसको समस्या तक नहीं है, घर में बैठा है, सब कुछ उपलब्ध है। ये थोड़ी सी माइंड को मेकअप करके इस तरह के हम अपने युवा और अपने छात्रों को जो हमसे जुड़े हैं उनको हम सुझाव देंगे। हाँ, हर गांव से 2, 4, 10 बच्चों को हम चाहेंगे, यदि 2 ही बच्चों को हमने यदि इंगेज किया किसी भी क्षेत्र में, यदि उसकी नौकरी ये समाप्त हो चुका है, 35-40 वर्ष का हो गया है और अपने पिताजी के लिए, अपने माता के लिए बोझ बना हुआ है, मैं ये भी मानता हूं कि उसके पास पूंजी नहीं है, तो ईश्वर हमको दिए हैं 10-20 हजार का, उसको जो है धंधा कराया जाएगा कि तुम 100 रुपया तो कमाओ आज के डेट में। जब वह 100 रुपया कमाएगा, उसका भाग्य और उसके कर्म सही रहेंगे तो कल के डेट में
वह 1,000 रुपया कमाएगा, 1,000 जिस दिन कमाएगा वो 10,000 रुपया कमाएगा, 10,000 जिस दिन कमाएगा वो 1,00,000 रुपया मंथली। आज तो रुपया जो है कमाने का, थोड़े से दिमाग और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और रुपया कमा लीजिए। बिल्कुल सही बात है। इतने देर से मैं बातचीत कर रहा था तो आपका प्रमुख मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का ही दिखा अभी तक। कोई ऐसी कहानी जो इससे आप बहुत प्रभावित हो गए हो कि बार बार आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं? हमें जो है अपने अध्यापक काल में छात्र हमारे लिए बड़े प्रिय रहे हैं जी, जिनका हमारे फेसो साहब एडमिशन नहीं करते थे, मैं किसी न किसी रास्ते से उनका एडमिशन कराता था, उन बच्चों को सहयोग देता था। हाँ, जो बच्चे जिनके माता पिता रोते हुए हमने देखा अपने विद्यालय से निकलते हुए, क्या कारण है हमने पूछा, तो मेरे बच्चे का फीस नहीं, हम अपने तनख्वाह से उनका फीस जमा कर दिए, अपने पास से फीस जमा करके उस बच्चे को डांट के पूछ के कि पढ़ोगे, तो हाँ गुरुजी पढ़ेंगे। तो हमने कॉपी किताब पेन सारा उसको उपलब्ध कराया और कहा कि कल से आना है, और आने के बाद विद्यालय में सबसे पहले मेरे पास आना जरूर। और बच्चे आते थे, बच्चे हमारे बड़े प्रिय हैं, इसलिए प्रिय हैं कि भाई वह इस देश के कर्णधार हैं। एक ही जुआ उसमें से निकल गया तो उसका नाम तो रोशन होगा, मेरा भी उसके नाम के साथ जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी जिसका हम भविष्य में और तपस्या करके नहीं पाएंगे। एक मेरा छात्र चाहे यदि किसी अच्छे पद पे, अच्छे व्यवसाय में, अच्छे जगह पहुंचेगा और एक बार मेरा नाम लेगा तो उतनी ही ऊंचाई हमको मिलेगी। यही मेरी अपनी दिल की भावना है, यही मेरा सोच। बिल्कुल, ये तो बात रही आपके छात्रों के, लेकिन उन छात्रों के जो अभिभावक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके सामने भी कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कई बार वो किसी कार्यालय में जाते हैं तो अधिकारियों द्वारा उनको शोषण होने लगता है, कोई अधिकारी उनका बात नहीं सुनता है। उन अभिभावकों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शोषण जो आप शब्द कह रहे हैं, हमारे समाज में हर विभाग में नीचे से ऊपर तक शोषण ही शोषण है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, हर जगह जनता का दोहन ही होना है। यह चीज उस कुर्सी पर बैठने वाला जब अपने मन से त्याग कर देगा जिस दिन, तभी यह समाप्त होगा। आज का परिवेश यह है कि सबको धन चाहिए, रुपया चाहिए, चाहे वो किसी भी कुर्सी पर बैठा हो, राजनीति की कुर्सी हो, चाहे अधिकारी का कुर्सी हो, चाहे क्लर्क का कुर्सी हो, सबको रुपया चाहिए। और भौतिक सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं जिसमें रुपया का ही खर्च है, धन का ही खर्च है। नहीं तो हमारा प्रश्न तो वही था ना कि उन अभिभावक कैसे खड़े होंगे? अब वह व्यक्ति के अंदर जब तक त्याग नहीं आएगा तब तक यह सुधारने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, सब लोग इस देश में गांधी नहीं पैदा हुए, एक गांधी ने चाहा और देश को आजाद कराना था तो सारे लोगों को लड़ा। बिल्कुल बढ़िया बात, ठीक जी। एक गांधी के आवाज पे पूरी जनता जो है जाग गई और भारत छोड़ो जो है यह नारा लगाया अंग्रेजों के खिलाफ। आज भी इस समाज के अंदर जब एक व्यक्ति जगेगा तो एक छोटे से चपरासी किसी विभाग में चले जाइए तो बाबू से मिलना है, अधिकारी से मिलना है, पहले उसको 50 रुपया चाहिए, फिर बाबू को 200 रुपया चाहिए, फिर अधिकारी को जो है उसका वर्ग के अनुसार जो है 10,000, 20,000, 50,000 जो भी रुपया मुंह से बोल देना है पैसा, तो उसको वह व्यक्ति जो है अपना खेत बेच के बंधक रख के पैसा पहुंचाता है अपने काम के लिए। लालच तो सबको है भाई, हम पैसा दे रहे हैं अपने लालच में कि मेरा काम हो, वो हमसे पैसा वो समझ गया, शोषण होना है। शोषण समाप्त नहीं होगा, शोषण तब समाप्त होगा जब उस पद पे बैठा व्यक्ति के अंदर त्याग आ जाए कि नहीं, जो मुझे वेतन मिल रहा है उस, सब लोग कलाम नहीं हो सकते हैं, सब लोग जोगी नहीं हो सकते हैं, सब लोग मोदी नहीं हो सकते हैं इस युग में। नहीं, ये तो अलग विषय है और मैं बार बार यही पूछ सब लोग ये नहीं हो सकते। आप अपने क्षेत्र में पारदर्शिता कैसे लाएंगे?
अब ये आपकी क्या क्षेत्र योजना को जगाया जाएगा, जी जितनी पारदर्शिता होगी उसको दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, समाज के अंदर दिखाया जाएगा, किया जाएगा। ये तो समाज के जी करने के ऊपर है, उस व्यक्ति के अंदर कितनी स्टेमिना है, शक्ति है, उसको कितना वो दौड़ लगा ले रहा है। हालांकि जिला पंचायत का जो चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि अक्सर लोग कहते भी हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो जो नेता होते हैं उनका बहुत कम ही संबंधित क्षेत्र से रह भी जाता है, वो कहीं और चले जाते हैं अपने अन्य कार्यों के लिए। कहीं तो नहीं आपकी जाते हैं। क्या योजना है, कहीं आप नहीं यहाँ जाते। रहेंगे इस तरह कि का आप ही हमने कहीं नहीं चले देखा है। जाएंगे? जी। क्षेत्र पंचायत में कोई बहुत बड़ी रुपया नहीं आती है, रुपया आता है अध्यक्ष के पास जी, और उसको पूरा जिला है, अध्यक्ष मतलब जिला, और जिला में जितने गांव हैं, ठीक है, हमारा ही क्षेत्र देखिए तो 70 गांव से जुड़ा हुआ है। हमको एक बार यदि फंडिंग हुआ, फंड प्राप्त हुआ, तो हम किस किस गांव को बनवाएंगे, किस किस गांव की समस्या हल करेंगे? धन दे सरकार, सरकार एमएलए एमपी को इतना धन मिल रहा है तो वो तो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं लोग। नहीं तो इसका मतलब अगर सबको क्षेत्र पंचायत के अंदर जो धन मिलता है वो छोटा मोटा काम करने के लिए मिलता है, छोटी सी नाली बनवाने के लिए मिलता है, छोटा सा सड़क को ज्वाइन करने के लिए मिलता है, समझ गए? नहीं वो तो मैं जानता हूँ। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ेंगे, यदि अधिक पैसा आएगा जी, मुझे प्राप्त होगा तो मुझे घर थोड़े रखना है, वह जनता का पैसा है। बिल्कुल। और किस गांव को जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे गांव में ही लगे, आपके गांव में लगे। जिस गांव को जरूरत है उस गांव की जनता को बुलाया जाएगा, उस गांव में भैया ये पैसा आया है, आप लोग इसको लगवाइए, क्या काम कराना चाहते हैं। नाली के लिए पैसा आया है, इतना फुट सड़क के लिए आया है, इतना पोल बिजली के लिए आया है, चाहे बल्ब के लिए आया है। आप 10 आदमी हैं, चुन लीजिए कहाँ लगवाना है, हमें नहीं लगवाना है, मेरे दरवाजे पर तो लगा नहीं। उसी गांव के लोगों से जी परामर्श करके उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत मेरा ये रहेगा कि हर व्यक्ति को जिनकी समस्या है हम हल करें, कोशिश करें कि हम उनके काम आ जाएं। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ेंगे तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ? नहीं नहीं, हमको निर्दल लड़ना है, किसी पार्टी से नहीं। न मुझे किसी पार्टी से शिकायत है, न किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत है, न प्रत्याशी से शिकायत है। सब मेरे लिए जो है पूजनीय है। हाँ, सबको मेरा प्रणाम है। हाँ, मैं अपना आपसे वोट मांगने का, ये तो जनता जनार्दन का काम है। नहीं बिल्कुल। तो क्या आपको किसी पार्टी का ऑफर नहीं आया कि आप अपनी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? बहुत पार्टी के लोग कहे क्या ये हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन हमने कहा प्रभु इसके लिए क्षमा, क्षमा, हमने हाथ जोड़ लिए। जी, तो इसका मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल, जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता के लिए हम लड़ेंगे, और जनता के जो भी अपने लिए नहीं लड़ना है जी, मुझे युवाओं और जनता के लिए, किसानों के लिए लड़ना है। अपनी क्या लड़ाई है? अपनी लड़ाई तो जो हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक थे, रिटायर हो गए, घर बैठे हुए हैं, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है हमें जो है पेंशन मिलता है, हमारा काम चल जाता है, हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है। जी ईश्वर नहीं बिल्कुल। अभी आपने बात कहा कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं और आपको पेंशन मिलता है, तो आप तो चाहते तो जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो बिना राजनीति में जाके ऐसे भी ला सकते थे। नहीं, राजनीति ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये राजनीति हमारा कोई वो नहीं है। एक उमंग है कि कहीं ना कहीं से हम जो है दूसरे के काम आ जाए, चाहे जिस तरह का उसके पास समस्या है उस समस्या का हम समाधान ढूंढें। हम पहले भी बोले हैं, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। बिल्कुल। यदि आपके पास समस्या है तो हम आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे कि समस्या आपका हल हो जाए। ये आपके अंदर यदि फोड़ा हुआ है, दर्द है, तो हम सहलाएंगे कि दर्द का महसूस कम करें। आप पैदल चल रहे हैं तो हम कंधा पर लेकर नहीं चलेंगे, ये कोई समस्या का हल नहीं हुआ। हम आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, हम आपके साथ पैदल चलेंगे, बिल्कुल आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये जो हम आपका कोई हेलीकॉप्टर नहीं है कि उड़ा के ले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका क्षेत्र है जिला पंचायत का वार्ड नंबर 43, ये कहाँ से कहाँ तक आता है? ये बांगरवाड़ी से लेके
हाँ, बेलही इधर भटवा तिवारी खामपर का आधा हिस्सा इधर, और माड़ीपुर, माली छापर, धनौती, जावाडी होते हुए लाखों पार, बेल पार, भटवा तिवारी, पिपरहिया, मधौर, जगौर, सारे बिशनपुरा, जसवी, शंभू बनकटा, मालीवारी, हाँ, और इधर आपका जमुनिया डी, लाखों पार, यही क्षेत्र है। बिल्कुल। जो टाउन एरिया में गांव हैं जी, उसमें नहीं जुड़े हैं। मैंने आपसे गांव का नाम इसलिए पूछा क्योंकि हम अक्सर चुनाव में देखते हैं कि गांव का एक वार्ड मेंबर के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक सभी चुनाव को जाति से जोड़ दी जाती है। आप इस चुनाव में जाति को कितना महत्व? हमारे पास जाति का कोई वो नहीं है। हमारे लिए सब पूजनीय है। हमारा एक बहुत ही सुंदर है, चाहे वो छोटे बिरादरी से हो, ब्राह्मण ठाकुर किसी भी जाति का हो, एक हमने हरिओम कहते हैं। हम उनके बच्चों को भी हरिओम करते हैं, नमस्कार सबको करते हैं, क्योंकि हमारी भावना जो है उनको ईश्वर के रूप में हम देखते हैं। नर से ही प्रभु जो है नारायण हुए थे, और उसी भावना से हमें जो है, हमारे अंदर कोई जाति धर्म का वो नहीं है, हाँ, भेदभाव नहीं है। ये मैं कभी नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये हरिजन है, ये मुसलमान है, ये नहीं। हमारे लिए सब पूजनीय है, यदि वो मनुष्य है तो। मनुष्य है तो। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा क्षेत्र में आपने कितने सालों तक सेवा दी? अरे हम सब 90 से लेके और 24 तक सेवा की। लगभग 34 साल आपने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है। 35 साल जो है, हाँ, 40 साल से ऊपर हो गए, 40-42 तो हो ही गए जी। 62-65 पे हम लोग रिटायर हो गए। हाँ। शिक्षा क्षेत्र में जब आप काम कर रहे थे तो उस दौरान कोई ऐसा विद्यार्थी आपको दिखा जिससे आप बहुत प्रभावित हो गए और आपको लगा कि ये हमारा विद्यार्थी है और हो सकता है आज संघर्ष कर रहा है कि आने वाले दिनों बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, ऐसा कोई विद्यार्थी? हाँ, हमारे बच्चे बड़े अच्छे निकले, और जब कहीं मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ गुरुजी, हम दिल्ली में इस पद पे हैं, हम इस विभाग में हैं। तो एक अलग ही गर्व महसूस होता है अंदर, दिल के अंदर, हाँ, कि चला भाई तू तो बहुत बढ़िया के चला। और अच्छे अच्छे जगहों पे, हाँ, छोटे मोटे क्लर्क से लेके रेलवे, हाँ, और ये आपका रोडेज से लेके, है ना, सारी जगहों पे हमारे बच्चे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ ही रहे हैं और अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपको क्यों चुने? बस थोड़े शब्दों में आप बताना चाहें कि आपको वार्ड नंबर 43 की जनता क्यों चुने, बता दीजिए। अरे भाई, पहले ही हमने कहा कि हम युवाओं की समस्याओं के साथ हम लगे रहेंगे, उनकी चाहेंगे कि समस्या हल हो। हमारे किसान भाई जो हैं, गरीब भाई जो हैं, जनता, उनकी जो समस्याएं हैं, हमारे पास जो भी उपलब्ध रहेगा, जितना उपलब्ध है, हाँ, उनको सेवा दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा राघवदास कृषि इंटर कॉलेज के पूर्व रसायन विज्ञान के प्रवक्ता रहे श्री अखिलेश्वर पांडे सर उपस्थित है, जो शिक्षा क्षेत्र से जब रिटायर हो चुके हैं तो इनके मन में विचार आया कि हमें राजनीति में आना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए और समाज में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। उस उद्देश्य से वार्ड नंबर 43 के भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हैं। अब आपने पूरे विद्यार्थियों को देखा, इनके क्या उद्देश्य हैं, इनके क्या कार्य करने के तरीके हैं, इन सब चीज़ों को आपने जानने का प्रयास किया। अब फैसला आप पे है कि आप इन्हें कितना पसंद करते हैं और आने वाले चुनाव में आप इनका कितना सहयोग करते हैं। हालांकि मैंने बातचीत किया और हमें तो अच्छा लगा, इनके बातों से मैं संतुष्ट दिखा, और अब आप कितने संतुष्ट हैं एक कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और इसी प्रकार कई सारे नेताओं का, कई सारे वैज्ञानिकों का और कई सारे तमाम के महान हस्तियों को के इंटरव्यू और पॉडकास्ट को सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे नमस्कार पूर्वांचल चैनल से जुड़े। आपने इतने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को इतने अंतिम तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।